हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द इंडियन क्वेश्चनर। मैं हूं हिमांशु। दोस्तों, बैकग्राउंड अगर ये वर्ड मैं आपके सामने यूज़ करूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? एनीथिंग रिलेटेड टू से सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, करेक्ट? चलो इसमें एक थोड़ा सा एग्जांपल डाल देते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जिस जगह रहते, एग्जांपल आपका घर, आपके घर के बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ पता, तो आप कह सकते हैं कि ये घर से इतने इतने स्क्वायर फीट का है, इसमें 4-5 कमरे हैं, ये 10-20 साल पुराना है, हमसे पहले ये ओनर थे, उसके पहले कोई और ओनर थे, एंड जब बनाया था तब उसको बनने में इतने साल लग गए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ उठाइए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में फिट कर दीजिए। बन गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड। सिंपल। हम डील करेंगे बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। और अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो एक प्लेन सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ज़रा सोचो, अगर 1947 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो कितने साल पुरानी चीज़ों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किया होगा? सोच लीजिए। 1947 में से वो साल माइनस करते जाइए, 5 साल पीछे जाइए, 10 साल पीछे जाइए, चलो 50 साल पीछे चले जाओ। 50 साल पहले जो सारी चीज़ें हुई होगी, क्या उन्होंने हमारे संविधान को अफेक्ट किया होगा 1947 में, या फिर उससे भी पहले? एक रैंडम गेस कर दो। जी हाँ दोस्तों, इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ अ फैक्ट। 1608 में फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स लैंडेड इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे 1608 में इंडिया में आए थे, और तब से लेकर तो 1947 तक किसी ना किसी तरीके से जो सारी घटनाएं हिंदुस्तान में हुई, हर एक चीज़ का माइनर और मेजर इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसीजर पर हुआ। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 1773 से आगे का, मतलब 1773 से 1947 तक जो सारी चीज़ें हुई उनको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे। पहला 1773 से 1858 तक, जो कि टाइम था जब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल करती थी, और 1858 के आगे का जब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली इंडिया में एंटर कर गई और उन्होंने बोला कि ओके, अब से हम इंडिया को रूल करेंगे। यहाँ हमें इन दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल क्या है। देखो, बड़ा सिंपल है। क्या हुआ, स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला, जाओ हम आपको पूरी मोनोपोली देते हैं, जाके इंडिया के साथ ट्रेड करो, बिजनेस करो। एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक जनरल कंपनी, ओके, इट इज़ जस्ट अ बिजनेस कंपनी। वो इंडिया में आती है 1608 में ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आती है, बिजनेस चालू करते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, बिजनेस के साथ वो पॉलिटिकल पावर्स एक्वायर करना स्टार्ट करते हैं, वो टेरिटरीज कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हुई बंगाल से और धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया। और फाइनली 1858 में ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ से बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में कि चलो भाई, अभी आपका टाइम खत्म हुआ, अब अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांधो और वापस आओ, अब से हम डायरेक्टली इंडिया को रूल करेंगे। एंड सो फ्रॉम 1858 ऑनवर्ड्स 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया को रूल करने लगी। तो चलिए देखते हैं 1773 से 1858 तक, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे वो क्या सारी घटनाएं हुई जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले आती है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसके तहत एस्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का। उस समय सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ था चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। And after Supreme Court, the other big thing that happened in the act was foundations of a central administration in India. अभी इसका ये मतलब है कि आपका देश कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, किसी एक जगह बैठ के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सकता है। इस बात की ओरिजिन इस एक्ट के थ्रू हुई। उसके बाद आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ट्रेड करने के, बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई, बट धीरे धीरे टेरिटरीज एक्वायर करने लगी। बट ये सारे टेरिटरीज किसके? वो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे थे, वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम पे नहीं थे। मतलब वो बिजनेस कंपनी जो बिजनेस करने के लिए इंडिया में आई थी, वो टेरिटरीज एक्वायर कर रही है, वो प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रही है, लेकिन वो उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज है। लेकिन इस एक्ट से क्या हुआ, इस एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी टेरिटरीज इंडिया में एक्वायर किए गए हैं वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं। मतलब इन अ वे हम बोल सकते हैं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली बोल दिया कि जितने भी पोजीशंस ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में है वो सारे ब्रिटिश पोजीशंस कहलाएंगे। आगे आता है द इंडियन चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी एक्ट से ओरिजिन हुई है हमारे इंडियन पार्लियामेंट की। मतलब पहली बार पॉलिटिकल स्टेज पे यह डिसीजन लिया गया कि लॉ मेकिंग बॉडी अलग रहेगी, लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी अलग रहेगी। मतलब एक अलग से काउंसिल बनेगी, उस काउंसिल का काम क्या होगा, स्पेसिफिकली कानून बनाना, और एक अलग से बॉडी रहेगी, उस बॉडी का काम क्या होगा, बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करना।
तो जो अलग से बॉडी क्रिएट हुई जिसको कानून बनाने का काम दिया गया था, उसको नाम दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब एक अलग से काउंसिल जिसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाना, कानून बनाना। और आज के टाइम पे वो काम कौन करता है, इंडियन पार्लियामेंट। तो इन अ वे हम कह सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई भारत इतनी बड़ी लोकशाही है और जो लोकशाही का मंदिर जिसे कहते हैं द इंडियन पार्लियामेंट, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपके पास इस सवाल का जवाब रहेगा। अभी आप लोग के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे है, वो देश चला रही है, तो ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली इंटरफेयर करना पड़ा और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलना पड़ा कि आप बोरिया बिस्तर सामान बांध के वापस लंदन जाओ, हम देश चलाएंगे। ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1608 से ही हुए थे। जब से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, तब से लेकर तो 1858 तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। इतना हेवी अमाउंट ऑफ करप्शन हुआ यहाँ पे, तो अट्रोसिटीज़ हुए ही हुए। मतलब इंडियंस पे जो जुल्म उन्होंने ढाए वो तो हुए ही हुए। एट द सेम टाइम बहुत सारे वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप्स थे ब्रिटेन में उस टाइम पे, जिनकी आंखों में ये ईस्ट इंडिया कंपनी खटका करती थी। इसलिए धीरे धीरे ये सारे जो एक्ट्स हमने देखे, ये सारे एक्ट्स क्या थे, इन सारे एक्ट्स के अकॉर्डिंगली, इन सारे एक्ट्स के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उस कंपनी के पर काटना शुरू किया। एंड फाइनली द सीपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857, वो एकदम लास्ट स्टेज था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया कि बस अभी यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म, उनको वापस बुला लिया और वो खुद डायरेक्टली आ गए। अब ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट इधर आने के बाद जो पहला मेजर कानून बना वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस एक्ट ने कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए। मतलब जो बेसिक ढांचा ईस्ट इंडिया कंपनी बना के गई थी एडमिनिस्ट्रेशन का, उस ढांचे में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, कुछ मैकेनिकल चेंजेस ज़रूर इस एक्ट ने किए। वो एक सबसे बड़ा मैकेनिकल चेंज ये था कि उस समय जो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट रन करता था, उस चेयर को बोला जाता था गवर्नर जनरल। बट इस एक्ट के बाद उस चेयर का नाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके रख दिया वाइस रॉय। एंड लॉर्ड कैनिंग केम टू बी नोन एज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद आती है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के थ्रू एक ऐसा प्रावधान डाला गया जो कि आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, दैट इज़ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जी हाँ, ऑर्डिनेंसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर यूज़ करती है, इस वेपन को स्टेट गवर्नमेंट यूज़ करती है जब भी पार्लियामेंट सेशन में ना हो या फिर स्टेट असेंबली सेशन में ना हो। उसका काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म भी होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप बार बार ऑर्डिनेंसेस बनाओगे तो समवेयर यू आर डिक्रीजिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली। तो ये जो ऑर्डिनेंस है, वो ऑर्डिनेंस की जड़ क्या है, मतलब वो पूरा निकला कहाँ से, तो वो इस एक्ट से निकला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस एक्ट में ये थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर एसोसिएटेड विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली आई, ओके, उन्होंने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। मतलब एक बॉडी है जो कि कानून बना रही है, बट वो बॉडी तो ब्रिटिशर्स रन कर रहे हैं ना, ब्रिटिशर्स हमारा देश चला रहे हैं। लेकिन उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने ये प्रोविजन दिया कि इंडियंस को हम इस बॉडी का हिस्सा बनाएंगे। मतलब समवेयर इंडियंस वुड बी एसोसिएटेड विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सेपरेट लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द प्रोविंसेस। आज के टाइम पे फेडरलिज्म इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मतलब सारे स्टेट्स को ऐसा लगता है कि यस, हमारे पास वो सारे अधिकार होने चाहिए जो कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। मतलब अगर हम लॉ मेकिंग की बात करें, रूल मेकिंग की बात करें, तो जो स्टेट असेंबलीज है, अक्सर स्टेट असेंबलीज की ऐसी डिमांड होती है कि जो स्टेट सब्जेक्ट्स है उसमें मैक्सिमम चीज़ें रहे, मतलब मैक्सिमम चीज़ों पर वो कानून बना सके। मगर ये जो कंसेप्ट है कि भाई प्रोविंसेस को या स्टेट्स को भी कानून बनाने के लिए एक अलग से बॉडी दी जाएगी, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? तो ये कंसेप्ट इस एक्ट से आया। तो हम कह सकते हैं कि उस ज़माने में जो स्टेट्स है उनको प्रोविंसेस कहा जाता था। तो पहले प्रोविंसेस के पास इंडिपेंडेंटली रूल मेकिंग पावर्स नहीं थे, क्योंकि कोई रूल मेकिंग बॉडी ही नहीं थी उनके पास। इस एक्ट के बाद उनके पास खुद की रूल मेकिंग बॉडी आ गई जो कि उस पर्टिकुलर प्रोविंसेस के लिए इंडिपेंडेंटली कानून बनाएगी। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ये एक्ट था जिसने प्रॉपर क्लियर वर्ड्स में ये एस्टैब्लिश कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग होगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनको हम सेंट्रल सब्जेक्ट्स बोलेंगे, वो उन चीज़ों को एडमिनिस्टर करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अपने सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनको वो स्टेट सब्जेक्ट्स बोलेंगे, और स्टेट सब्जेक्ट्स इंडिविजुअल स्टेट्स एडमिनिस्टर करेंगे। मतलब इन अ वे हम कह सकते हैं कि जो सेंटर स्टेट का जो कंसेप्ट है कि सेंटर अलग और स्टेट अलग, ये कंसेप्ट की हम कहेंगे कंसेप्ट का ओरिजिन जो है वो इस एक्ट से हुआ। राज्यसभा, आप सबको पता है, लोकसभा और राज्यसभा जो 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, जो राज्यसभा है, यस, राज्यसभा का भी ओरिजिन इसी एक्ट से हुआ है। मतलब हमने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल देखा, अभी तक मैंने आपको बताया कि एक अलग रूल मेकिंग बॉडी है सेंटर के लिए जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया था। बट वो काउंसिल था तो एक ही हाउस ना, मतलब एक ही हाउस है जिसमें मेंबर्स है और जो रूल बना रहे हैं।
बट एक और हाउस होना चाहिए रूल मेकिंग का पार्ट, वो एक और हाउस होना चाहिए, ये जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक अलग से बॉडी बनाई गई जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया, मतलब अपर हाउस, यानी कि आज के तारीख का राज्यसभा। तो राज्यसभा की अगर ओरिजिन कहाँ है, अगर किसी ने आपको पूछा तो अभी आपके पास उस बात का जवाब है। एंड यस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की हम बात करते तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है दैट इज़ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी प्रावधान सबसे पहले इस एक्ट में दिया गया था। हालांकि उसको एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लग गया, 1926 में फॉर द फर्स्ट टाइम इट गॉट एस्टेब्लिश। बट हाँ, लेजिटिमेटली अगर किसी कानून में अगर उसका फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन आया है तो यहाँ पे आया है। फिर आगे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अभी फेडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, फेडरेशन मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, जैसा हमने बताया, सेंटर की पार्लियामेंट अलग, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली अलग, ये भी हमको पता है। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट उन्हीं चीज़ों के बारे में एक्ट करती है या कानून बनाती है जिनको सेंट्रल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। मतलब एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ चीज़ें डाल दी गई है, उन चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और उन्हीं चीज़ों के ऊपर बने हुए लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी। सिमिलरली एक स्टेट लिस्ट होती है, मतलब उस स्टेट लिस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्टेट असेंबली लॉ बनाएगी और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगी। अब इन दोनों को छोड़ के आती है एक थर्ड लिस्ट जिसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, और इस कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई चीज़ आती है तो उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट असेंबली के पास भी है। हाँ, दोनों में क्लैशेस हो सकते हैं। कोई कॉन्करेंट लिस्ट का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिस पे पार्लियामेंट भी लॉ बनाए और स्टेट असेंबली भी लॉ बनाए, ऐसा जनरली हो सकता है। बट खैर, उस केसेस में क्या होगा यह मैं आपको आने वाला फेडरेशन वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी बड़ी चीज़ हुई विधान परिषद। ओके, अब खैर ये बात तो क्लियर है कि यूनियन पार्लियामेंट के पास दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी दो हाउसेस है, एक है विधानसभा, दूसरी विधान परिषद। अभी ये विधान परिषद की ओरिजिन क्या है, तो ये विधान परिषद की ओरिजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है। देखो, कंफ्यूज मत हो, हमने क्या बोला था, राज्यसभा कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, 1919 के एक्ट से। ओके, विधान परिषद कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, 1935 के एक्ट से। तो कंसेप्चुअली आप ये दिमाग में क्लियर कर लो कि सबसे पहले सिर्फ लोकसभा थी और यहाँ पे सिर्फ विधानसभा थी। स्टार्टिंग में ही दोनों हाउसेस नहीं आए। ये लोकसभा को एक एडिशनल हाउस बाद में दिया गया 1919 के एक्ट से, और ये विधानसभा को भी एक एडिशनल हाउस दैट इज विधान परिषद दिया गया बाद में 1935 के एक्ट से। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जी हाँ, भारत देश आज़ाद हो गया। देखो, इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, सबको पता है, बट भाई ये इंडिपेंडेंस कहीं लिखा तो क्या होगा ना, मतलब कोई पेज होगा या कोई कानून होगा, कुछ तो होगा जिसमें ऐसा लिखा गया होगा कि 15 अगस्त 1947 से इंडिया आज़ाद है। तो वो कहाँ लिखा गया था, वो यहाँ लिखा गया था। 1947 में जो एक्ट पास हुआ, जो कानून पास हुआ, उस कानून में ही लिखा गया था कि आज के आगे से भारत एक इंडिपेंडेंट देश है। तो ये था सिंपल फॉर्म में बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बैकग्राउंड जैसे मैंने कहा क्या था, 1608 से 1947 तक सारी चीज़ें हमने देखी, किन किन चीज़ों ने माइनर या मेजर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया, ये हमने देखा, और वो क्या इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे जिन्होंने तो इतना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को कि वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी कंटिन्यू हुई है आज भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ही जल्द आने वाला है इसका अगला वीडियो। टिल दैट टाइम, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुड बाय।